दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह एक ऐसी ऊन पर है जो कि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम मिलती है। इसका नाम है पश्मीना वूल। इसको कश्मीरी वूल के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको पूरी सच्चाई से बताना चाहूँगा, वेरी ऑनेस्टली, कि 1983 से पहले मुझे पश्मीना वूल के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। 1983 में मेरी पोस्टिंग रामपुर में हुई, तो वहाँ जब मैं लवी फेयर में गया तो वहाँ मैंने पहली बार पश्मीना वूल वहाँ बेचते हुए लोगों को देखा। तो ये मेरे लिए नई एक चीज़ थी कि ये पश्मीना वूल क्या चीज़ है। तो हमने उसमें वह पश्मीना वूल खरीदी 250 रुपये के हिसाब से 1 किलोग्राम। और मेरी मिसेज़ ने उसकी जो सफाई वगैरह, जो उसके बड़े रेशे होते हैं, बड़े जो बाल होते हैं उनको निकालते हैं, और जो मुलायम बाल होते हैं उन्हीं को रखते हैं। तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है जो आपकी उसके लिए हमारे को ब्रशेस चाहिए होते हैं विशेष प्रकार के, और उन ब्रशेस के माध्यम से वो जो बड़े बाल थे उनको अलग किया गया। और जब उसको अलग कर दिया गया फिर उसको काता गया, जो मुलायम वूल थी। और काटने के बाद जब उसका धागा बन गया तो उसको फिर जो वीविंग सेंटर था, जो खड़ियाँ जिसको बोलते हैं, वहाँ उसको भेजा गया और पश्मीने की एक शॉल तैयार की गई। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार रामपुर में मुझे पश्मीने के बारे में पता लगा और हमने वहाँ पश्मीने की शॉल बनाई। 2-3 साल मैं रहा, 3 साल रहा था वहाँ। तो उसके बाद 1-2 शॉल्स हमने और बनाए। तो जब मैंने उनसे, जो किन्नौर के व्यापारी थे, जो महिलाएं थी जो बेच रहे थे, उनसे पूछा कि भाई यह वूल कहाँ से आती है, पश्मीना वूल कहाँ से आती है, तो उन्होंने बोला तिब्बत से आती है। तो जिज्ञासा थी जानने की कि इतनी कीमती जो वूल है केवल तिब्बत में ही क्यों पैदा होती है, क्यों वहाँ इसका जो भेड़ बकरी वहीं क्यों होती हैं। तो उसके बाद ट्रांसफ़र हो गए तो ज़्यादा इस बारे सोचा नहीं। हाल ही में मैं लद्दाख रीजन गया हुआ था। लद्दाख रीजन जब हम सियाचिन बेस कैंप की ओर जा रहे थे तो चंगथन रीजन पड़ता है, चंगथन पठार। तो दोस्तों जब वहाँ जा रहा था मैं, तो वहाँ मैंने इन भेड़ बकरियों का झुंड देखा और ये पाया, ये जाना कि यह पश्मीना वूल की बकरियां हैं। पश्मीना वाले जिससे वूल निकलती है वो बकरियां हैं। तो वहाँ उन जो लोग थे जिनके पास बकरियां थी, उसमें सवेरे का टाइम था 8-9 बजे का, तो वो रेस्ट कर रहे थे। जो बकरियां थी वह भी उनके जो इनक्लोजर्स बनाए हुए थे, बाड़ा बनाए हुए थे, उसमें थी। तो और बाहर उनके कुत्ते भी थे। तो मैं नहीं साहस जुटा पाया कि उनके अंदर जाऊं मैं और उनसे बातचीत करूं। सबसे जो लुभावनी बात मुझको वहाँ लगी वो ये था कि उनका जो टेंट था वो एक विशेष किस्म का था। तो जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, जाना, तो ये पता लगा कि उसको उनके जो टेंट से यूथ बोलते हैं। और यह एक बहुत ही स्पेशल किस्म के टेंट होते हैं, और जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये जो चंगथन पठार है या जो लद्दाख रीजन है, ये बहुत ही ठंडा है। -20-28 के करीब यहाँ टेम्परेचर चला जाता है। तो वहाँ के लिए बहुत कारगर हैं, बड़े बड़े टेंट होते हैं, और उसमें कोई 10-15 आदमी का परिवार ठहर सकता है। तो क्योंकि मैं वहाँ उनसे बातचीत नहीं कर पाया और आगे चल पड़े, तो मेरा सौभाग्य था कि आगे एक झुंड दिखाई पड़ा मुझको इन बकरियों को जाता हुआ। तो काफ़ी दूर था मेरे से। मैंने अपने को चालक से बोला, सहयोगी से, कि मुझे इनके पास ले जाइए आप। तो वह मुझे उनके नज़दीक ले गया और वहाँ से मुझे पैदल जाना था।
चढ़ाई भी थी, हाइट फैक्टर भी था, 14,000 फीट की ऊंचाई थी। तो मैं भागता हुआ, वहाँ दो लड़के थे जो उनको चरा रहे थे। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे हिमाचल में जो भेड़ बकरी का पालन करते हैं, भेड़ पालक हैं, उनको गद्दी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको एक दूसरा नाम दिया गया है। तो लेकिन जो वहाँ का नाम था, लद्दाख रीजन का, उनको, क्योंकि चंगथन रीजन से है, चंकपास कहते हैं। हाँ, जो जम्मू कश्मीर के हैं वो बकरवाल्स कहलाते हैं दोस्तों, और जो लद्दाख रीजन के हैं, चंगथन रीजन, जो चंगथन प्लेट्यू है, जो चंगथन पठार है, जहाँ ये बकरियाँ पाई जाती हैं, तो उनको चंकपास कहते हैं। तो मैंने भागकर, वो जो दो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे 18-19 साल के, उनके पास जाने की कोशिश की और आवाज़ देके उनको रोका, वो रुक गए। तो उनमें से एक नाम सोनम था। तो सोनम से मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या मेरे से बातचीत कर सकते हैं आप। उसने बोला कि हाँ कर लेंगे। तो मैंने उसको बताया कि देखो, ये जो बकरियां आपकी भाग रही हैं, पहले तो इनको रोकना पड़ेगा। अगर ये संभव नहीं है तो एक दो बकरी आप थोड़े पकड़ें और मुझे दिखाएं, क्योंकि दोस्तों अलग किस्म की बकरियां थी, बहुत ही सुंदर उनका आकार था और पहली बार मैंने इतनी सुंदर बकरियां देखी। तो उसने मेरा जो निवेदन था स्वीकार किया और उसने बकरी को पकड़ा। तो फिर मैंने उससे जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से आप इससे ऊन वगैरह निकालते हैं और कैसे रहन सहन है, कहाँ रहते हैं आप। उसने बताया कि हमारे जो टेंट्स हैं वो आगे लगाए हुए हैं, हम अब चराने आए हुए हैं इन भेड़ बकरियों को। तो मैंने बताया कि आप मुझको पशु निकाल के दिखा सकते हैं। तो दोस्तों उसने मुझे लाइव पशु निकाल के दिखाया। उसने क्या किया कि जहाँ गर्दन थी उसकी, वहाँ से उसने बाल खींचे और पशम निकली। तो मैं नहीं सोचता कि किसी ने पहले इस प्रकार से किसी लाइव पशम निकालते दिखाया हो। तो एक बहुत ही मेरे लिए एक अद्भुत सा दृश्य था ये, कि जिस पशम के बारे में कुछ नहीं जानता था 1983 से पहले, और फिर इतना समय बीत गया और कई सालों के बाद 2025 के करीब फिर मुझे वो बकरियां देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सौभाग्य के साथ साथ उन बकरियों की ऊन निकालते हुए, पशम को निकालते हुए उन्होंने मुझे दिखाया कि किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों मैं यहाँ भी आपको बताना चाहूँगा कि जो दूसरी भेड़ बकरियां हैं, उनकी जो ऊन है उसको कैंची के द्वारा काटते हैं, शीरिंग कहते हैं जिसको। लेकिन जो आपकी पश्मीना की बकरियां हैं, उनको शीरिंग के माध्यम से नहीं उसका वूल निकाली जाती। वह खुद ही अपनी जो वूल है उसको शेड ऑफ करती है। इसको मोल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। और साल में 3 बार यह अपनी जो ऊन है उसको खुद शेड ऑफ करती है। और उसमें जो आपके जो करघास हैं या ब्रशेज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और यह वूल निकल जाती है, अपने आप नीचे आ जाती है। तो उन लोगों से बातचीत करना, उन दो लड़कों से बातचीत करना मेरे लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक था। उन्होंने एक तो मुझे बहुत नज़दीक से पश्मीने वाली जो बकरियां हैं उनको देखने का मौका मिला, और दूसरा उन्होंने सब कुछ बताया मुझे। काफ़ी लंबी चर्चा हुई और यह भी बताया कि इन बकरियों की हम जो मांस है उसको नहीं खाते, अन्यथा जो बकरियां जो यहाँ पाली जाती हैं मांस के लिए, मटन के लिए होता है, वूल भी निकाली जाती है उसकी और मांस के लिए भी उपयोग होती है। और यह भी उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बकरियां हैं, जो पश्मीना जो बकरियां हैं जिनसे पश्मीना मिलता है,
इससे सालाना उनको 8 से 15 लाख रुपए की आय हो जाती है। जीवन कठिन है क्योंकि नोमैडिक फॉर्म ऑफ लाइफ है, घुमंतरू है, एक जगह से दूसरी जगह घास के लिए जाना पड़ता है, पास्चर्स के, फॉर ग्रीनर पास्चर्स। लेकिन इसमें जो पैसा है बहुत है। और जब मैंने उससे बातचीत की तो ये भी पता लगा कि जो ये वूल है, पश्मीना वूल, यह कोई 3-4 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। तो देखिए दोस्तों, जो 1983 में मैंने 250 रुपये केजी वूल ली थी, अब वो 3-4 हज़ार रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। और जो इसके शॉल बनते हैं पश्मीना के, एक तो पहले प्योर शॉल मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि मिलावट हो जाती है, ताना बाना करते हैं। अगर वो मिल जाए तो कम से कम अच्छा जो शॉल है 8 से 15 हज़ार के बीच होगा, जो प्योर पशम का होगा, जिसमें मिलावट नहीं होगी। और ये जो पश्मीने का शॉल है बहुत ही हल्का होता है लेकिन गर्म बहुत होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो मैंने देखा, जो मैंने बातचीत की, उसका ब्लॉग वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। और आप भी उस देखिए कि किस प्रकार से ये जो पश्मीना की भेड़ें हैं, बकरियां हैं, वो दूसरी बकरियों से अलग हैं। और ये जो चंगपाज हैं जो इनको पालते हैं, उनका जीवन कितना कठिन है। इतनी सर्दी में रहते हैं अपने परिवार के साथ और एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। धन्यवाद दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत। अब हम कौरजौक से वापस जा रहे हैं अपने नए लक्ष्य की तरफ। और ये देखिए, यह चंगपाज हैं। और ये जो टेंट आप देख रहे हैं, इसको युर्त बोलते हैं ये। और ये जो बाड़ा सा बना है, इनमें इनकी भेड़ें हैं जिनसे कि पशम निकलती है। और देखो कितने इनके टेंट्स लगाए हैं, यूथ्स लगे हैं, और गाड़ियाँ भी रखी हैं इन्होंने, ये देखिए। और कुछ भेड़ें बाहर भी बैठी हैं, एक कुत्ता यहाँ बैठा हुआ है। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य बन रहा है। अब कुछ देर में अपनी भेड़ों को छोड़ बाहर निकालेंगे और चराने ले जाएंगे। और दूसरी तरफ भी कुछ यूथ दिख रहे हैं मुझे, ये देखिए। तो जैसे हमारे गद्दी और गुज्जर होते हैं जो कि माइग्रेट नोमैड्स हैं, तो उसी प्रकार से इनका भी एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेके। और दे लुक फॉर पास्चर्स, और जहाँ इनको ग्रास मिलती है तो वहाँ अपने डेरे डाल देते हैं, टेंट लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन चलता है। कठिन है लेकिन अपने जीवन से खुश हैं ये। इनका पुश्तैनी ये काम चला हुआ है। और अब तो जो नई पीढ़ी है पढ़ लिख गई है, लेकिन फिर भी इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है, ये देखिए। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, ये मेरे मेहमान। और पहले मैं बता दूं आपको, ये पश्मीना वाली गोट्स हैं। देखो कितनी ज़्यादा, जूम करके बता रहा हूं मैं। और अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? कर्मा सोनम। और सर आपका? तेंजिंग डोल में है ये। और ये देखिए, चलते रहो। अच्छा, ये सर आप बताइए, इन भेड़ बकरियों के बारे बताइए आप। इनसे पश्मीना निकलता है क्या? ये बता रहे हैं कि पश्मीना निकलता है। और कहाँ है आपने जो अपना डेरा लगाया हुआ, कहाँ लगाया हुआ है? और जहाँ आप हैं, घर कहाँ रखा है? ये बता रहे कि यहाँ से कुछ दूरी पर इन्होंने अपना टेम्परेरी घर बनाया हुआ है। और
ये देखिए कितना यहाँ इनका चलता फिरता माल है, करोड़ों की संपत्ति है इनकी। आप जानते हैं कि पश्मीना कितना महंगा बिकता है। तो मेरी ये जिज्ञासा थी कि आपको ये मैं पश्मीने वाली भेड़ें बताऊं। अब हो सके तो मैं नज़दीक से बताऊंगा कि ये किस प्रकार से दूसरी भेड़ों से भिन्न है। देखिए पहले इनका साइज छोटा है और इनकी बनावट देखिए हमारी भेड़ों से अलग है। ये देखिए मैं इसमें 15,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ। सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि भेड़ बकरियाँ आगे निकल रही हैं। आप एक पकड़ के दिखाएंगे मेरे को, हैं? एक थोड़ा पकड़ के ना नज़दीक से दिखाऊं मैं अपने दर्शकों, हैं? पकड़ के ना थोड़ा दिखाना मेरे को, भाग रही है ना, ताकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं। मैंने इस सोनम से रिक्वेस्ट कर दी है कि एक भेड़ को पकड़ के बताएं ताकि मैं दिखा सकूं आपको कि किस प्रकार से यह डिफरेंट है। ये देखिए अब इन्होंने भेड़ पकड़ ली है और ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसका देखिए हाँ काठ का इनका देखिए बॉडी देखिए, ये देखिए बता रहे हैं ये पश्मीना है। देखिए दोस्तों ये सोने का बहाव का है। देखिए इन्होंने मेरे को बताया है यह एक ऐसा दृश्य है जो आप कभी नहीं दे सकते। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि ये मुझे सोना मिल गया और इसने वूल निकाल के, पश्मीना निकाल के मेरे को बताया। मैं इसका बड़ा आभारी हूँ और मैं इसको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से, कि खूब तरक्की करें, खूब इनको इससे भेड़ बकरियों से आमदन हो। और मैं दोनों का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों देखिए एक अलग किस्म की चीज़ मैंने बताई है। देखिए किस प्रकार से दूसरी बकरियों से अलग है इनका स्ट्रक्चर, इनकी बनावट। तो धन्यवाद सर जी, आपने टाइम दिया, शुक्रिया। ठीक है।